You are currently the only person in this conference. Morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। तो बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो। This is a wedge. Angle is theta. Mass capital M. Surface is smooth. And we have kept another mass of a small m. And there is a friction between this capital M and small m. This is a rough surface. If small m doesn't slide on capital M,
find the value of f, we need to prevent the motion of capital M. And let's say this is f. So for what value of f capital M doesn't move? एक्सक्यूज मी सर, Mhm. तो नीचे का सरफेस स्मूथ है तो एफ लगाया तो मूव ही करेगा ना कैपिटल में। Okay. That means f should be equals to 0. हाँ Okay. हाँ अध्याय बताएं। हाँ सर, मेरा भी 0 ही है। Okay. Anyone else want to answer? So one thing we have to be very sure about, this type of question is asked in many other ways also. वेज जो है वो एक स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और स्मॉल एम को वेज के ऊपर रखा हुआ और उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। नेट फोर्स अप्लाइड बाय द वेज, ये भी पूछा जा सकता है। बट फोर्स वी नीड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एम, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसा एक लॉजिक है कि अगर ये मूव नहीं कर रहा कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में तो हम इसको मान सकते हैं कि अटैच्ड है। और अगर पूरे को एक कंबाइंड सिस्टम की तरह हम देखें तो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ यही फोर्स है। तो अगर हम इसको जीरो नहीं करेंगे तो मूवमेंट होगा ही होगा। इसलिए हमारा अप्लाइड फोर्स जीरो होना चाहिए। दूसरी बात, स्मॉल एम के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं अगर हम उसको एक बार देखने की कोशिश करें तो यहीं पर मैं दिखाऊं अगर, तो ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये नीचे नहीं जा रहा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और नॉर्मल और फ्रिक्शन जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, ये जो नॉर्मल है और ये फ्रिक्शन है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, और ये mg है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एग्जैक्टली mg के ही बराबर होगा। एग्जैक्टली mg के ही बराबर होगा। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय वेज। क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स अलग अलग ना लगाऊं, एकमात्र फोर्स ग्रेविटी का mg लग रहा है, ग्रेविटी का एकमात्र फोर्स mg स्मॉल एम के ऊपर लग रहा है, और चूंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इस mg को बैलेंस कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स। वेरी सिंपल। तो mg को और एफसी को अपोजिट होना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि इसके दो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल और एक स्मॉल एफ, तो वो हमारे कंपोनेंट टूटेंगे। तो हम किसी भी तरीके से देखेंगे तो हमारा जो कांटेक्ट फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, और जब पर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो बदले में कैपिटल एम के ऊपर भी वर्टिकली डाउनवर्ड।
इसलिए अगर जब हम कैपिटल एम का एफबीडी बनाएंगे तो ये हो जाएगा mg, नीचे से जो फोर्स लग रहा है उसको रिएक्शन फोर्स आर बोल सकते हैं, और यहां पर ये FC, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg ओनली। ये हमारा एफबीडी हो जाएगा। हम लोग को फ्रिक्शन और नॉर्मल अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं, उन दोनों का रिजल्टेंट mg के ही बराबर होगा, इसलिए हमने FC इक्वल्स टू mg डायरेक्टली डाउनवर्ड दिखा दिया, एंड दैट्स व्हाई देयर वुड बी नो मूवमेंट इन द वेज। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए स्मूथ सरफेस पर तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, अप्लाइड फोर्स अगर लगाएंगे तो मूवमेंट हो जाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से हमको ध्यान में रखनी है कि अगर फ्रिक्शन आ गया और स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा तो वी डोंट नीड एनी फोर्स। लेकिन अगर यही फ्रिक्शन नहीं होता, एम स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता और हमको स्मॉल एम को स्लाइड नहीं करना था, उस समय इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जी tan थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए था, और उसमें फोर्स का एक्सप्रेशन हमने निकलवाया था कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी tan थीटा। ये तब था जब फ्रिक्शन नहीं था, नो फ्रिक्शन केस, कि उस केस में स्मॉल एम नीचे स्लाइड करेगा और ये पीछे जाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। लेकिन फ्रिक्शन होने से अगर इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेज भी मूव नहीं करेगा, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। तो F इज इक्वल टू 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लास्ट क्लास में हमने आपको फ्रिक्शन रिलेटेड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सारी बातें बता दी थी, और मैक्सिमम मिनिमम। यस सर मुझे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे डाउट था। डाउट को ग्रुप में शेयर करने के लिए बोला है, और आपने ग्रुप में शेयर नहीं करते हो और अचानक से क्लास में बीच में पुट करोगे तो कैसे चलेगा काम, बताओ। ठीक है सर, मैं भेज देती हूँ बाद में। ग्रुप में शेयर कर दोगे तो क्या होगा, हमको भी पता रहेगा, तो उसके रिलेटेड कोई चीज डिस्कस कर देंगे। Now, in the last class discussion, we have seen a kind of maximum or minimum values question. इस तरह का एक मैक्सिमम और मिनिमम टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन पर भी पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किया। इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसमें एक मिनिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम में जो मेन डिफरेंस है वो है फ्रिक्शन का डायरेक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और टेंडेंसी जैसे चेंज होगी वैसे हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इस फ्रिक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होता है वो है टू ब्लॉक सिस्टम। मैक्सिमम क्वेश्चन नीट के अगर इस पार्ट से आएंगे तो टू ब्लॉक सिस्टम से ही आएंगे। टू ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? ये टू ब्लॉक सिस्टम, तो दो ब्लॉक होते हैं, एक के ऊपर एक प्लेस्ड होते हैं लाइक दिस। वैसे तो जितने भी कॉन्टैक्ट सरफेस हैं सबको रफ किया जा सकता है, लेकिन आपके लेवल पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये सरफेस स्मूथ होता है, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया जाता है। इसको हम लोग ले सकते हैं m1, इसको ले सकते हैं m2, और m1 और m2 के बीच में फ्रिक्शन है। ये जो सरफेस है m1 एंड ग्राउंड, इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता, स्मूथ सरफेस है। और फोर्स जो है वो या तो नीचे वाले पर लगा सकते हैं या ऊपर वाले पर लगा सकते हैं, डिपेंड्स कि हम क्वेश्चन किसके ऊपर दिया है। दोनों के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिचुएशंस में किसी एक पर फोर्स लगाने की बात होती है। और फिर हमसे
एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्ट हमारा एफबीडी कैसा दिखेगा इस तरह के क्वेश्चन में, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस तरह के क्वेश्चन में, ये सारी बातें हमको अगर हम पहले से समझ के रखते हैं तो हमारे लिए काफी आसान होगा। तो चाहे फोर्स किसी भी बॉडी पर लगे, हम लोग एक एक करके दोनों सिचुएशंस, लाइक नीचे वाले ब्लॉक पर लग रहा है तब, ऊपर वाले ब्लॉक पर लग रहा है तब, ऐसा करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखो, when the force is acting on the lower block, सबसे पहले हम लोग लोअर ब्लॉक की बात करते हैं, केस 1। हमारा इसको हम डेटा के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऑलरेडी तुम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो सीधे सीधे मैं M1 M2 के साथ करता हूँ। इस तरह का सिचुएशन है, ये हमारा है M1, ये हमारा है M2, और ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। एक बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारा M1 और M2 के बीच में रफ सरफेस या फ्रिक्शन नहीं होता, तो हम M1 के ऊपर फोर्स लगाते तो M1 सीधे सीधे बाहर निकल जाता, M2 यही का यही गिर जाता। ये हमने पहले भी बताया है स्यूडो फोर्स के डिस्कशन में। If you are trying to pull M1, then M2 is not going to move if the surface between M1 and M2 are smooth. लेकिन यहाँ पर सरफेस को हमने रफ कर दिया है, इसलिए हम जब M1 को पुल करेंगे तो M2 भी साथ साथ पुल होगा कुछ समय तक, अप टू सर्टेन लिमिट। और M2 के ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, बावजूद इसके अगर M2 राइट की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन उसको टुवर्ड्स राइट लेके जा रहा है। M2 के ऊपर अगर हम FBD बनाए, FBD ऑफ M2, हम देखेंगे M2G नॉर्मल और कोई भी फोर्स अपार्ट फ्रॉम फ्रिक्शन इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा। अगर हम FBD ऑफ M1 बनाए तो M1 के ऊपर जो फोर्सेस है, एक तो है हमारा M1G, एक ग्राउंड के कारण नॉर्मल लगेगा जिसको मैं N डैश से डिनोट करता हूँ। M2 के ऊपर ये नॉर्मल M1 ही लगा रहा है, तो बदले में M2 भी M1 के ऊपर एक नॉर्मल तो लगाएगा ही। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, एक्टिंग ऑन टू बॉडीज इक्वल एंड अपोजिट, और अप्लाइड फोर्स है तो वो भी दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें M1 के लिए हैं। तो हम देख रहे हैं कि M1 के ऊपर चूंकि एक्सटर्नल फोर्स लगने से इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट की एक बात आ रही है, और M2 में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट की बात नहीं आ रही। दैट मीन्स कि M2 के लिए M1 टुवर्ड्स राइट मूव करने लगेगा और मूव करने की टेंडेंसी आएगी कायदे से, इसलिए M1 के ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में और M2 के ऊपर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये लगने लगेगा। और चूंकि फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू कितना है ये भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। ये जो F है इसका लिमिटिंग वैल्यू हमारा होता है म्यू टाइम्स n। नाउ विच n? यहाँ पर दो n है, एक n है हमारा ये वाला, इफ यू सी देयर आर टू n इन्वॉल्व इन द, एक n है ये वाला और एक है n डैश। तो हमको यहाँ पर n लेना चाहिए या n डैश लेना चाहिए, कौन बताएगा? श्रावणी आप बताओ, n डैश लेना है या n लेना है? आप बताओ। सर एन। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है जिस सरफेस के बीच में हम फ्रिक्शन निकाल रहे हैं उसी सरफेस का जो नॉर्मल है वही लेना है। यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन M1 और M2 के बीच में लग रहा है,
तो M1 और M2 के बीच का जो फोर्स है वो है N, वो N डैश नहीं है। N डैश इज द फोर्स बिटवीन M1 एंड सरफेस। वहां पर फ्रिक्शन हमको निकालने की जरूरत नहीं, वहां सरफेस स्मूथ है। अगर वहां भी म्यू का वैल्यू दिया गया होता, स्मूथ सरफेस नहीं दिया गया होता, तो निकालते, फिर वहां पर N डैश यूज करते। तो यहाँ पर हम n ही लेंगे और n डायरेक्टली m2g के बराबर है। इफ यू सी n इज डायरेक्टली इक्वल टू m2g, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वी कैन डायरेक्टली राइट n इज इक्वल टू m2g। तो इस हिसाब से हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है वो हो जाएगा म्यू टाइम्स m2g, यानी कि इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लग नहीं पाएगा, यही मैक्सिमम लिमिट है। इसका कुछ वैल्यू हो सकता है, लाइक m2 का वैल्यू 2 kg ले लिए, म्यू का वैल्यू कुछ 0.5 ले लिए, तो इस तरीके से इसका कुछ वैल्यू होगा नॉन जीरो, और डिपेंडिंग ऑन द डेटा हम निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो अप्लाइड फोर्स है इस म्यू टाइम्स m2g से छोटा रहा, बड़ा रहा तो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर इससे छोटा रहा तो ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है, अगर अप्लाइड फोर्स हो गया 10 न्यूटन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा है 15 न्यूटन का, तो ब्लॉक पीछे नहीं जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ब्लॉक के ऊपर हमने फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया और ब्लॉक पीछे जाने लगे। अब तो अगर ऐसा होता तो फ्रिक्शन हम अप्लाइड फोर्स नहीं भी लगाते तभी पीछे चला जाता। यानी कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से हमेशा बड़ा ही होना पड़ेगा। ये अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कभी छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कभी छोटा पड़ गया, फॉर एग्जांपल ये म्यू टाइम्स m2g भले ही 20 न्यूटन 25 न्यूटन 30 न्यूटन जितना भी हो, लेकिन जब हम फोर्स लगाएंगे तभी इसका वजूद है। ये जो F आया है, अगर हम फोर्स ना लगाए, इफ यू डोंट अप्लाई एनी फोर्स, तब हमारा कोई भी बॉडी पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बॉडी एज इट इज पड़ी रहेंगी। ये जो भी हमने F दिखाया है ये F FBD से गायब हो जाएगा, यही हमारा FBD होगा। फ्रिक्शन तब आएगा जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, क्योंकि फोर्स लगाने से ही टेंडेंसी डेवलप हो रही है। M1 की टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की हो रही है, इसलिए फ्रिक्शन को हमने बैकवर्ड दिखाया है। और M2 पीछे छूटने की टेंडेंसी है, इसलिए फॉरवर्ड दिखाया है। तो ये जो फ्रिक्शन आएंगे ये तभी आएंगे जब फोर्स लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू मान लीजिए 20 25 30 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स अगर हमने 10 न्यूटन लगा दे, तो चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा है तो पीछे चल जाने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। M2 तो कभी पीछे जा ही नहीं सकता, M2 के ऊपर फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड लग रहा है। तो हम ऐसा भी नहीं मान सकते कि हम अप्लाइड फोर्स जब लगा रहे हैं तो M1 मूव ही नहीं कर रहा और M2 आगे की तरफ अपने आप चलता चला जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। जिस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो मूव ना करे और ऊपर वाली बॉडी अपने आप मूव करने लगे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये सारे जो सिचुएशंस है वो हो ही नहीं सकते। क्या हो सकता है? दो बातें हो सकती हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, और हमको ये दोनों पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज। एक है दोनों साथ मूव करेंगे, बोथ विल मूव टुगेदर। और दूसरा, बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन और स्लाइडिंग, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगी, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। बोथ विल मूव विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन। और ये जो कंडीशंस हैं ये टोटली डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स।
डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्स, एफ के वैल्यू पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स हम इस लगा रहे हैं M1 पर, अगर ये फोर्स एक लिमिट से छोटा होता है तो दोनों साथ मूव करेंगे, एक लिमिट से ज्यादा होता है तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह का कहानी टू ब्लॉक सिस्टम की होती है। इसमें नीचे वाला सरफेस हमेशा स्मूथ है, अभी तक हमने ये मान के चला है। अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो इसमें एक पॉसिबिलिटी और ऐड हो जाएगी, बट अभी वो पॉसिबिलिटी हम डिस्कस नहीं करते। पहले ये दो सिचुएशंस को हम लोग अच्छे से हैंडल कर लिए, यही बहुत है। तो दोनों अगर साथ मूव करेंगे, बोथ विल मूव टुगेदर, इसका मतलब दोनों का कंबाइंड एफबीडी बनाया जा सकता है। और कंबाइंड एफबीडी जब बनाएंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एफबीडी यहाँ पर एक लास्ट एफबीडी में बनाता हूं ऑफ M1 प्लस M2, और उसके लिए ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा वो M1 प्लस M2 इंटू जी, ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा है वो है N डैश, ये है अप्लाइड फोर्स। और फ्रिक्शन हमारा एफबीडी में आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन अब इंटरनल फोर्स हो चुका है। M1 और M2 को कंबाइंड एक सिस्टम की तरह अगर हम देखें तो फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स, तो फ्रिक्शन हम दिखेंगे ही नहीं। और क्यों मूवमेंट होगा, ये बात सीधे सीधे यहां से समझी जा सकती है। ये अप्लाइड फोर्स है, इसको अपोज करने वाला कोई फोर्स है नहीं कंबाइंड जो सिस्टम की तरह देखे तो फिर जब भी एफ लगेगा, चाहे वो कितना भी छोटा हो, मूवमेंट तो होगा ही। इसमें कोई शक ही नहीं है कि मूवमेंट नहीं होगा। इसलिए बोथ विल मूव टुगेदर। अगर हमारा कोई भी फोर्स लगे अप टू अ सर्टेन लिमिट, और वो सर्टेन लिमिट जो मैं बार बार बोल रहा हूं उसको जनरली एफ मैक्स, उसको मैं एफ मैक्स से डिनोट करता हूं। ये तब होता है जब एफ जो है वो लेस और इक्वल देन एफ मैक्स, और ये तब होता है जब एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स। अब एफ मैक्स क्या होगा और किसी भी क्वेश्चन में एफ मैक्स कैसे निकालेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस टू ब्लॉक सिस्टम का। क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो M1, M2 और F का सीधे सीधे वैल्यू दिया जाएगा। M1 10 kg, M2 5 kg, म्यू 0.6 और अप्लाइड फोर्स लेट से 40 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होगा बताइए। क्वेश्चन में ये कभी नहीं मेंशन होगा कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, ये हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो अगर हमने इस बात को समझ लिया कि पूरी की पूरी कहानी एफ मैक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर एफ मैक्स से हमारा अप्लाइड फोर्स छोटा हुआ तो बिना देर किए बोथ विल मूव टुगेदर, ये बात हम लिख सकते हैं। और अगर एफ जो है वो एफ मैक्स से बड़ा है तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें एफ मैक्स का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है, इस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा। जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन होगा ही, बॉडी रेस्ट में नहीं रह सकते। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हमने फोर्स लगाया और बॉडी मूव ही ना करे। ये थर्ड एफबीडी जो हमने बनाया है उसमें साफ साफ देख सकते हो, अप्लाइड फोर्स है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं, तो मूवमेंट तो होएगा ही। और दोनों का मूवमेंट साथ होगा, क्योंकि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ देर के लिए मान लो 20 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स है 2 न्यूटन, स्लाइडिंग तो नहीं स्टार्ट होगी। 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो स्लाइडिंग स्टार्ट होने का मतलब है कि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पर होगा, और लिमिटिंग वैल्यू के होने की वजह से अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन, बॉडी पीछे आने लगेगा। हमने पहले ही कहा है बॉडी पीछे नहीं आ सकता, बॉडी फॉरवर्ड ही जाएगा जब भी जाना होगा, क्योंकि हम अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रख रहे हैं। तो ये सारा जितना भी बात है उन सबको कंक्लूड किया जाए, अगर इतना सारा बात हम समझ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपल तरीके से सोचे तो हमारे पास
दो टाइप ऑफ सिचुएशंस बन सकती हैं इस पूरे कंडीशन में। ये जो पूरा टू ब्लॉक का सिस्टम है, इसमें दो ही चीजें होती हैं। एक अप्लाइड फोर्स लेस देन है, मैक्सिमम वैल्यू हो एफ मैक्स, और अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन एफ मैक्स हो। अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन एफ मैक्स होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट भी लिख सकते हैं। जैसे एक दो टेबल टाइप का बना देता हूं मैं। इफ एफ इज लेस और इक्वल देन एफ मैक्स, तो दोनों साथ मूव करेंगे, ये तो हमको समझ में आ गया। और इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, दोनों अलग अलग मूव करेंगे, ये भी साफ समझ में आ गया। तो दोनों एक्सेलरेशन, दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, लाइक एक्सेलरेशन ऑफ m1 और एक्सेलरेशन ऑफ m2 ये बराबर होंगे, और वो सिंपली अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, यही हो जाएगा। बिना किसी देर की हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। और ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा आ रहा है फर्स्ट एफबीडी से। ये जो फर्स्ट एफबीडी है, सॉरी थर्ड एफबीडी, डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स है, मास है m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, f डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जब साथ मूव कर रहे हैं तो यही एक्सेलरेशन होगा। दूसरा, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना ये जो फ्रिक्शन तब लग रहा होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है। जब दोनों साथ मूव करेंगे तो फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होगा। यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मूवमेंट हो रहा है फिर स्टैटिक नेचर क्यों। सिस्टम का मूवमेंट जरूर हो रहा है, लेकिन m1 और m2 का आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स होता है, इसलिए इसके वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं Fs इज इक्वल टू। अब हम वापस एफबीडी पर आए तो देखेंगे कि m1 या m2 के ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करें। m2 के ऊपर जो भी इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स के कारण मिल रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स है ही नहीं। There is no other force that is going to apply or going to supply any acceleration to m2। m2 के ऊपर एकमात्र हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन। तो अगर हम बोल रहे हैं कि m2 का एक्सेलरेशन हो रहा है और m2 का एक्सेलरेशन है a2, that is just because of friction, तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर हम सिर्फ इतना करें तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा m2 इंटू a2। हम यहाँ पर m1 इंटू a1 नहीं कर सकते क्योंकि m1 के ऊपर अप्लाइड फोर्स भी है। अगर हम m1 के पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है वो अगर निकालना होगा तो कैपिटल F को भी काउंट करना पड़ जाएगा। वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट वो जबरदस्ती काम को कॉम्प्लेक्स करना हुआ। हम डायरेक्टली जब देख रहे हैं कि m2 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन कर देंगे m2 इंटू a2। और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन तो हमने दिखाया ही है एफबीडी में कि कैसा लगेगा। तो एक्सेलरेशन भी पता चल गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी पता चल गया। दूसरी बात कि अगर F ग्रेटर देन F मैक्स हुआ तो दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइडिंग। इस सिचुएशन में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट्स। दोनों ब्लॉक जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगेंगे, और जब स्लाइड करने लगेंगे तो एक बात तय है कि हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पर होगा या फिर काइनेटिक नेचर का होगा, जो भी बोलो। और इस बार इसका जो वैल्यू हमने निकाल के रखे थे दैट इज म्यू टाइम्स m2g, ये फिक्स्ड हो गया। फ्रिक्शन हमको फिक्स हो चुका है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे a2 का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो a2 के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ही लग रहा है सिर्फ, तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है उसको डिवाइड कर देंगे m2 से, तो ये हो जाएगा म्यू जी। अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक निकालना चाहें तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं हमको साफ साफ दिख रहा है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर कैपिटल F
माइनस स्मॉल एफ डिवाइड बाई m1 ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन स्मॉल एफ का वैल्यू हमने म्यू टाइम्स m2g निकाला है, तो तुम चाहो तो f माइनस म्यू टाइम्स m2g अपॉन m1, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अभी भी हमारा एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट होगा इस पर बात नहीं हुई। एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ये एक लास्ट पॉइंट है जो समझने का है। लेकिन अगर हमारा फोर्स किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, या तो वो एफ मैक्स से छोटा या बराबर होगा, तो सीधे सीधे ये बातें हो जाएंगी, और अगर उससे बड़ा हुआ तो सीधे सीधे ये बातें हो जाएंगी। तो हमको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ही नहीं है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। लेकिन एफ मैक्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। एफ मैक्स अगर नहीं कैलकुलेट कर पाए तो फिर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे हो क्या रहा है। और एफ मैक्स कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है। जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे अगर देखोगे सुनोगे तो चीजें सिंपल हो जाएंगी। सबसे पहले चाहे वो फोर्स हम नीचे वाले ब्लॉक पर लगा रहे हो या ऊपर वाले ब्लॉक पर लगा रहे हो, दोनों सिचुएशंस में यही कहानी होती है। अगर हम फोर्स नीचे वाले पर न लगा के ऊपर वाले पर भी लगाएंगे तो भी यही कहानी होगा। वहां भी एफ मैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहां भी अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से अगर कम हुआ तो दोनों साथ मूव करेंगे, अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स ज्यादा हुआ तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन मूव करेंगे। डेटा थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले जो बने हैं ये थोड़े दिखने में अलग हो जाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का थोड़ा थोड़ा वैल्यू चेंज होगा। खैर उस केस पर हम आएंगे, लेकिन एफ मैक्स का कैलकुलेशन उसमें भी होगा। तो सबसे पहले अब इतना सब कुछ सोच बात करने के बाद एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, वापस से एक बार उस दोनों ब्लॉक को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। और ये सरफेस स्मूथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, वी नो दिस। यहाँ पर म्यू है, ये हमारा m2 है, ये हमारा m1 है, और ये हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अब हम ऐसा सोचें कि ये फोर्स टाइम के साथ बढ़ रहा है। सपोज दिस फोर्स इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ेगा m1 का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। यू कैन सी m1 के ऊपर डायरेक्टली अप्लाइड फोर्स लग रहा है, तो जितना फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे m1 का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन m2 के बारे में देखो, m2 को f जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर, वो एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। m2 के ऊपर जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और उसका एक लिमिट होता है, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं लग सकता। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा, लेकिन m2 का एक्सेलरेशन एक लिमिट से नहीं बढ़ेगा। यानी कि द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन the maximum possible acceleration of m2 will be equals to, इसके ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो है म्यू m2g फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू जी। यानी कि इस एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन ऊपर वाला ब्लॉक तो नहीं ले पाएगा, नीचे वाला ले सकता है क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और अगर ये एक्सेलरेशन हमको पूरे सिस्टम को देना हो, लाइक दोनों साथ जब मूव कर रहे थे, तो अगर ये एक्सेलरेशन दोनों को देना हो तो उसके लिए अप्लाइड फोर्स कितना होगा, ये हम इसी फॉर्मूले से f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इसी से निकाल सकते हैं। यानी सीधे सीधे देखा जाए तो एफ मैक्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है इस पूरे डिस्कशन का, हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी। एक बार तुमने ये कैलकुलेशन कर लिया, उसके बाद अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा।
उसके बाद अगर लेस हुआ तो क्या हुआ, ग्रेटर हुआ तो क्या हुआ, ये सब चीजें ऑलरेडी हमने सोची हुई है। अब एक डेटा के साथ हम लोग इस पूरे डिस्कशन को करेंगे। लेकिन अगर फिर भी लर्निंग, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो इस पूरे डिस्कशन में कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो तुम लोग पूछ सकते हो। अदरवाइज हम लोग दो चार डेटा से जो भी हमने समझा है उसको क्लियर कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन तब तक लिखता हूं, तुम लोग देखो, ट्राई करो इसको। और इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनते चले जाएंगे, सिर्फ डेटा चेंज होने से क्वेश्चन नया क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमारे स्मूथ सरफेस है, ये हमारा लेट से 10 kg का ब्लॉक है, ये हमारा लेट से 5 kg का ब्लॉक है, और इनके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो मान लो 0.6, लेट्स अज्यूम दिस। और ये हमारा फोर्स है। अब ये फोर्स का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया जाता है जो एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आएंगे तो, लेकिन मैं तुमको पूरा इसका एक टेबल बना के दूंगा। इसके एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हमारा जो अप्लाइड फोर्स है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg है, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg है, और उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये इनके वैल्यूज हमको लिखने हैं। कब? जब हमारा अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन का हो, 45 न्यूटन का हो, 60 न्यूटन का हो, और लेट से 100 न्यूटन का हो। ये चारों हमारे अप्लाइड फोर्स के वैल्यूज हैं। अब इन सब के लिए आपको एक्सेलरेशन क्या होएगा, फ्रिक्शनल फोर्स और नेचर भी चाहो तो लिख सकते हो, ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिले। नेचर, फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिए तो। और ये सारी चीजें अगर नहीं नोट किए हो तो नोट भी कर लो। आई होप कि ये सब चीजें तुम लोगों ने नोट किया होगा। फिर ये क्वेश्चन देख लो। ओके, नहीं सर, डाउट है। बोलो बोलो बोलो। सर वो आपने जो एफ मैक्स की जो आखिरी एक्सप्रेशन है वो एक बार कैसे डिराइव की, प्लीज बताइए। एफ मैक्स वाला ना? हाँ। एफ मैक्स हमको देखना पड़ेगा कि किस बॉडी पर हम डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा रहे। जैसे यहां पर हम नीचे वाले ब्लॉक पर लगा रहे हैं, तो ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकाला। अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे तो नीचे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन निकालने का बात है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ विच ब्लॉक, ये किसका निकालेंगे? जिसके ऊपर हम डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे। M2 के ऊपर हम डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे, इसलिए M2 का निकाला गया। अगर यही फोर्स M2 के ऊपर लगने लगेगा तो M1 पर निकालेंगे। और चूंकि M2 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, इफ यू सी द FBD, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, और उसका एक मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू टाइम्स M2G। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन M2 का म्यू जी हो सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। और जब म्यू जी है तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से अगर मूव करें तो अप्लाइड फोर्स कितना होना? एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और क्या। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ गया। इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे डेटा के साथ, क्योंकि यहाँ पर M1 M2 बहुत सारे बच्चों को जल्दी पहले नहीं पड़ता है। तुम लोग डेटा के साथ जब ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो, वेरी गुड, कर लिया आपने? हाँ सर। गुड, बाकी बच्चे भी ट्राई करें। एक तरीके से देखा जाए तो ये टोटल 1 2 3 4 16 क्वेश्चन है एक साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब कोई एक पार्ट आएगा हमारे फिजिक्स में, अगर न्यूमेरिकल में मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ एक कोई पार्ट पूछा जाएगा, 16 में एक।
इतना फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा, इतना फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। ये इतना डिटेल्ड वर्जन नहीं आता, लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप करनी है तो ये पूरा इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, मैं एक एक रोज सबसे लेना चाहूंगा, कम से कम 4 लोग तो कर ही जल्दी जल्दी। अभी तक 2 लोगों ने हैंड रेज किया है। ओके, चलिए 4 लोग हो गए, तो एक एक कर हम लोग आंसर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला रो आद्या आप बताओ। सर और सभी का एक्सेलरेशन ना नहीं कि नहीं, ये अच्छा पूरा रो 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का हाँ सिचुएशन जो है, इस केस में ये रोज में क्या क्या वैल्यू डालने पड़ेंगे, चलो बताओ। 2, हम्म ये भी 2, हम्म 10 न्यूटन ओके, और स्टैटिक। गुड। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम भी आएंगे। कौन सा डेटा सही है, कौन सा डेटा गलत है, इस पर भी आएंगे। नेक्स्ट आफिया बताओ, सेकंड वाला। Sir, 3, हम्म 3, ओके 15, ओके, static. स्टैटिक। उसके बाद श्रावणी आप बताएं, थर्ड वाला। सर 4, ओके 4, ओके, 20 और स्टैटिक। 20 और स्टैटिक, लेट्स सी। फोर्थ कौन बताएगा? चलिए, नक्षत्र आप बताइए। 7, हम्म 60, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg कितना? 60, 60। ये ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, चैतन्य आप बताओ। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चे। Sir, चैतन्य, acceleration 10 kg, 7 meter per second. ओके, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Acceleration sir, of 6, 5, 6. 5 6 ओके Or frictional force 30. ओके Kinetic friction. ओके ओके, तो देखो, ये सारा डेटा फिल करना बहुत आसान हो जाएगा। जिन लोगों ने कर लिया, वेरी वेरी गुड। और ये सही कौन सा है, गलत कौन सा है, इस पर भी हम आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी डेटा इज करेक्ट, बट शायद ये सारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहला काम हमको यही करना था, एफ मैक्स। जब तक ये नहीं निकालोगे, तुमको समझ ही नहीं आएगा कि ये जो फोर्स है वो क्या करने वाला है, साथ मूव करने वाला है या अलग अलग मूव करने वाला है। तो पहला काम तो हमको एफ मैक्स ही निकालना है, और चूंकि सब कुछ सिमिलर हमने दिया है, तो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूले की तरह इसको यूज कर सकते हो। m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी, 10 प्लस 5 15 इंटू म्यू जी का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10, 90। मतलब क्लियरली यू कैन सी एफ मैक्स, क्योंकि एक सबसे बड़ा डेटा होता है वो है 90। यानी कि 90 से कम जब भी डेटा आ जाए, तब दोनों साथ मूव करेंगे। और 3 डेटा हमने वैसे ही दिए थे, ये तीनों 90 से कम है, देख रहे हो। तुमको सोचना ही नहीं है कि साथ मूव करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा, सीधे सीधे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और कितना होगा ये पहले ही लिखा हुआ है, एफ डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब हमारा एफ मैक्स से छोटा हो गया, तो एक्सेलरेशन निकालने में क्या टेंशन। 30 डिवाइड बाई 15,
45 डिवाइड बाई 15, 60 डिवाइड बाई 15, इससे दोनों एक्सेलरेशन आ गए। वेरी गुड, ये सारे डेटा करेक्ट। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की। अब नेचर की बात कर लो, क्योंकि फ्रिक्शनल स्लाइडिंग नहीं हो रहा, दोनों साथ मूव कर रहे हैं, तो स्टैटिक नेचर होगा, और स्टैटिक नेचर होगा, इसलिए फ्रिक्शन को हम कभी भी, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है इन दोनों ब्लॉक के बीच में, म्यू टाइम्स m2g, और एफ लिमिटिंग का जो भी वैल्यू तुम निकालोगे, इस केस में आएगा 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि स्टैटिक है ना, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स का भी वैल्यू हमने पहले ही तुमको एज ए फॉर्मूला निकाल के दे दिया है, m2 इंटू a2। अगर वैसे नहीं सोचना तो डायरेक्टली सोचो कि 5 kg का एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही दे रहा है, तो जो भी 5 kg का एक्सेलरेशन होगा उससे 5 मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 है, तो 2 से 5 मल्टीप्लाई किया 10, 3 है, 5 मल्टीप्लाई किया 15, 4, 5 मल्टीप्लाई किया 20। तो ये तीनों डेटा हमारे सही हो गए। वेरी वेरी गुड। अब बात आती है कि अगर ग्रेटर हुआ, एफ जो है अप्लाइड फोर्स से ग्रेटर हुआ, जैसे ही ग्रेटर हो गया तो हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर चला जाएगा। तो ये 30 बिल्कुल सही है, यही है हमारा लिमिटिंग वैल्यू। और जब 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो 5 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? 6, यही मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है, तो ये 6 हो जाए। अब 10 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये थोड़ा सा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए भी फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा था, F माइनस म्यू टाइम्स m2g बाई m1, यानी कि 100 माइनस म्यू टाइम्स m2g, दैट इज 30 अपॉन 10, ये हो जाएगा 7। ये भी सही है। अगर मान लो हम एक और डेटा ले लेते हैं, 120 न्यूटन, चलो एक और डेटा ले लेते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बट फिर भी जैसे हमने 100 लिया, अगर 120 भी लिए होते तो एफ मैक्स 90 हमने देख लिया है, 120 उससे ज्यादा है, तो 30 और 6 ये तो हमारा फिक्स ही हो चुका है, और ये काइनेटिक भी फिक्स ही हो चुका है। 90 से ज्यादा जो भी वैल्यू होगा उसमें ये जब चेंज नहीं होंगे। 5 kg का एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब फिक्स्ड हो चुके हैं। अब सिर्फ होगा चेंज, तो यही होगा, कितना? तो 120 माइनस 30 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 9। तो दो ही सिचुएशंस बनते हैं, और दोनों सिचुएशंस में काम कैसे करना है अपने को बहुत अच्छे से क्लियर है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी पूछ दिया जाए। हम्म। सर आपने F120 क्यों लिया है? अपने मन से जैसे 100 लिया वैसे एक 120 भी ले लिया। सॉरी जैसे मैंने बताने के लिए कि 90 से बड़ा वैल्यू मैंने वो देखा ही नहीं था एक्चुअली, वो 120। अभी लिया है, अभी 120 जस्ट अभी लिया एक एक्चुअली, क्योंकि ग्रेटर देन एक ही वैल्यू था ना, तो एक वैल्यू और लेके बस ये बताने की कोशिश की कि अगर हम 100 90 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो ये जो डेटा है, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ 5 के, ये सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। तुम 150 भी लोगे तब भी यही होगा, 6-30। सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg चेंज होगा, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट फोर्स लग रहा है। 5 kg का और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ये चेंज नहीं होने वाला। अब तुम जितना भी ले लो, 150 ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, क्योंकि ये सब 90 से ज्यादा है, और 90 से कम में एक्सेलरेशन सेम होते हैं, ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, और फ्रिक्शन अलग अलग होता है, ये बात समझनी है। तो दो ही सिनेरियो है, दो सिनेरियो को अगर हम डिफरेंशिएट कर पाए तो आंसर लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे विद इन 1 मिनट 4-5 रोज दूंगा, 1 मिनट के अंदर मुझे मैक्सिमम बच्चों से आंसर चाहिए। और अगर तुम लोग ने चीजों को समझ लिया है तो तुमको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू डोंट हैव टू यूज पेन, मेंटल कैलकुलेशन से भी सारी चीजें हो जाएंगी। अगर ये सारी बातें दिमाग में बैठ जाएंगी तो सारा मेंटल कैलकुलेशन ही है, कोई इसमें ऐसा बात नहीं। देखो कर पाते हो क्या? इसको हमने ले लिया 4 kg,
और इसको हमने ले लिया, लेट से और डेटा लेते हैं थोड़ा सा। 9 kg, कुछ और डेटा ले लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए। अप्लाइड फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ 9 kg, acceleration of 4 kg, frictional force between them, nature। अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जा सकता कायदे से देखा जाए तो। चलो 4 डेटा देता हूं एक साथ। तुम लोग अगर ये 4 रो फिल कर देते हो, मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अप्लाइड फोर्स हमने नीचे वाले ही ब्लॉक पर रखा है, और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5। तो अप्लाइड फोर्स एक बार हो जाएगा 40 न्यूटन, एक बार हो जाएगा 65 न्यूटन, एक बार हो जाएगा 80 न्यूटन, एक बार हो जाएगा 100 न्यूटन। चलिए फिल कीजिए। हमने जानबूझ के थोड़ा सा डेटा ऑड किया है ताकि बिल्कुल इंटीजर टाइप आंसर ना आए। अगर बिल्कुल इंटीजर टाइप आंसर आएगा ना तो आंसर बहुत जल्दी आएगा, देखते देखते, जैसे पिछली बार आया था। और जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है वो लोग डायरेक्टली इस केस में भी आंसर बता सकते हैं, भले ही फ्रैक्शन में ही है, लेकिन वो डायरेक्टली आ जाएगा। वेरी गुड, दो बच्चों ने हैंड रेस किया। बाकी बच्चे भी देखो, जब लगे कि नहीं पेन बिना चलाए नहीं बन रहा तो आराम से पेन चला के भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे इनफ, 2 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर डायरेक्ट होने लगेंगे काम। चलिए 3 लोग हैं, एक जन और चाहिए मेरे को। 4 रो हैं, 4 लोग चाहिए कम से कम। चलिए कनक, पहले हमने कनक से ही पूछना है। फर्स्ट रो आप कनक बताओ क्या है, फर्स्ट रो का डेटा बताइए। Sir, 40 by 13, ओके 40 by 13, ओके, 160 by 13, 100 एंड 60 by 13, ओके, और static nature. वेरी गुड, नॉट बैड नॉट बैड। आप ये सेकंड आप बताओ। So 5, ओके 5, ओके 20, ओके, limiting. ये भाई सही रहा। इसका मतलब बच्चे अब धीरे धीरे बातों को पकड़ रहे हैं। थर्ड, मल्हार आप बताओ।
60 by 9, 60 by 9, 5, 5, 20 kinetic. गुड। और 100 ये कौन बताएगा? श्रवणी आप बता दीजिए। सर 8.8, 5, 20 और काइनेटिक। तो देखो तुरंत आया सर आंसर। 8.8 80 by 9 आएगा। ओके 80 by 9। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन दिया, जो लोगों ने कर लिया है वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है, मैं सबको तो टाइम नहीं दे पाया, लेकिन हम लोग अब मैच करेंगे। सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारा मेंटली कैलकुलेशन होना चाहिए एफ मैक्स का, और एक तरीके से इसका वैल्यू हमने तुमको रटवाया है, ऐसा समझा के रटवाया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये वैल्यू एकदम से चिपक जाना चाहिए। तुरंत m1 प्लस m2 इंटू म्यूजी करके इसका वैल्यू निकाल दो, तो 9 4 13 65। 65 न्यूटन आ गया, मतलब 2 डेटा उससे कम है, 2 डेटा उससे ज्यादा है। अब जैसे ही ये चीज आ गई, अब काम इतना आसान हो गया बोलने का नहीं। एक्सेलरेशन सेम होगा, जो भी अप्लाइड फोर्स दिया गया है टोटल मास को डिवाइड करना है। तो बिल्कुल सही सही आंसर यहाँ पर बच्चों ने लिखा है, और ये हमने 65 ही दिया था, ये देखो। तो हमने जब भी कंडीशन बनाया है तो तुम ध्यान से देखोगे, लेस नहीं बनाया, लेस एंड इक्वल दोनों लिया है। एफ इज लेस एंड इक्वल, इसके लिए हमारा ये केस बनता है। इसलिए 65 न्यूटन हमारा जब लगेगा तो उस समय फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पर होगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बार बच्चे इसको काइनेटिक बोल देते हैं, वैसे गलत नहीं है, वैल्यू वाइज काइनेटिक वर्ड भी सही है, क्योंकि म्यूएस और म्यू के ये दोनों अलग अलग नहीं दिए गए, लेकिन लिमिटिंग बोल के आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा और अच्छा बता दिया। बाकी 5 होगा ही, 20 मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन यही होना है, ये हो गया। और देखो कि 65 से अब जो भी डेटा ज्यादा ले रहे हैं, ये दोनों सेम रह रहा है। ये देखो जो पिछली बार हम बता रहे थे, ये सेम रह रहा है, ये सेम रह रहा है, क्योंकि अब ये चेंज नहीं हो सकते, अब सिर्फ ये चेंज होगा। अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई m1, यही होता है एक्सेलरेशन m1 का। अप्लाइड फोर्स जब 80 हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स 20 हुआ, तो 80 माइनस 20 बाई 6 बाई 9, ये हो गया हमारा। सिमिलरली जब हमारा 100 न्यूटन हुआ तो 100 माइनस 20 बाई 9, ये इस पर सारे डेटा करेक्ट है, एवरी डेटा इज करेक्ट, वेरी वेरी गुड। तुम लोग देखोगे जैसा तुम लोग को बताया गया, बहुत जल्दी ये 2 ब्लॉक सिस्टम एक हवा बना रहता है। मैंने देखा है मेडिकल के बच्चों को 2 ब्लॉक सिस्टम से जूझते हुए, और इसीलिए मैंने इसको बहुत सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल इसको करने की कोशिश की। और जब तक हमने फोर्स नीचे लगाया, अगर ऊपर फोर्स लगाएंगे ना तो एक छोटा चेंज होगा। फॉर्मूला अगर तुम रट्टा नहीं मारे हो तो सिर्फ एक चेंज होगा, और कंडीशन सिचुएशन सब कुछ सेम रहने वाले हैं। मैं पहले फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पहले तुम लोग को क्वेश्चन ही दे रहा हूं, और देखता हूं कि कितने लोग उस क्वेश्चन को बखूबी कर पा रहे हो, फिर मैं उसके बाद फॉर्मूला लिख दूंगा। सीधे सीधे तुम लोग क्वेश्चन पर ही अटैक करो। अब हमारा सब कुछ सेम रहने वाला है। मैं पहला ही डेटा ले रहा हूँ, डेटा चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहला डेटा लिया था 5 kg और 10 kg, यही डेटा रहने दो। अप्लाइड फोर्स को अब ऊपर लगाओ। अगर एफबीटी के लेवल पर सोचेंगे तो भी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करके देखो। फिर से हमारा वही 4 कॉलम बनने वाला है यहाँ पर। ये हमारा अप्लाइड फोर्स, ये है एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, या फिर जैसा हमने पहले लिखा था एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन देम एंड नेचर। चार डेटा ले लेंगे हम लोग। म्यू वापस से हमने डेटा बिल्कुल सेम रखा है 0.6,
और यहाँ पर जो वैल्यूज दिए जाएंगे फोर्स के वो है 30 न्यूटन, 45 न्यूटन, 60 न्यूटन और 90 न्यूटन। चलो 4 डेटा लो और इसको इत्मीनान से करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है। फॉर्मूला जो लिटरल फॉर्मूला लिखा गया है वो नहीं यूज करना है, कॉन्सेप्ट जैसा जैसा बताया गया वो यूज करोगे तो डेटा के साथ तुम लोग को निकालने में ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगा। बाकी देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ओके, तुम लोग को कुछ कुछ हिंट की भी जरूरत हो सकता है, पढ़े रही है। मेरे को बताओ, अप्लाइड फोर्स, गुड, वेरी गुड कनक, लगता है आपने चीजों को अच्छे से समझा है। अप्लाइड फोर्स जब हमने लगाया है उससे फ्रिक्शनल फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू चेंज होगा क्या? यस और नो? Whether the limiting friction is going to change, yes or no? कौन बताएगा? जैसे पहले हम नीचे वाले पर फोर्स लगा रहे थे, अब हम ऊपर वाले पर लगा रहे हैं, उसके अलावा और कोई चेंज हमने नहीं किया है। तो क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो पिछले केस में हमने निकाला था और अभी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उससे फर्क आएगा या सेम रहने वाला है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी सेम। 5 kg और 10 kg के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है वो पिछली बार की तरह अभी भी उतना ही लगेगा, बस डायरेक्शन का फर्क आएगा। अगर तुम 5 kg का एफबीडी यहाँ बनाते हो, चलो मैं एफबीडी बना देता हूँ, तुमको एफबीडी की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम 5 kg का एफबीडी बनाते हो तो 5g नॉर्मल अप्लाइड फोर्स। अब 5 kg की चूंकि टेंडेंसी फॉरवर्ड मूव करने की हो गई बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, इसलिए इसके ऊपर अब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया। इफ यू सी द प्रीवियस सिनेरियो, उसमें फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा था, लेकिन इसमें फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लगेगा। बट वेट, 10 kg का एफबीडी भी बाकी है। अब 10 kg का एफबीडी देखा जाए तो 10 kg का एफबीडी में 10g ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा था एन डैश, उसके अलावा एक नॉर्मल फोर्स लगना था 5 kg से, ये भी लगेगा और फ्रिक्शन भी लगेगा। हमने हमेशा बताया कि फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह देखना होता है। फ्रिक्शन इस पर इधर लगाना पड़ेगा, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, यानी कि अब 10 kg का एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के कारण होगा और 5 kg का एक्सेलरेशन अप्लाइड फोर्स के कारण होगा। ये फर्क आया पिछले वाले एफबीडी में और इस एफबीडी में। एक जो फर्क आया है वो यही आया है और इससे फॉर्मूले थोड़े चेंज हुए। हमने कहा था जब हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालते हैं
पहले तो एफ लिमिटिंग कितना होगा वो लिख लो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। एफ लिमिटिंग हमारा हो जाएगा म्यू टाइम्स एन एंड अगेन इट इज इक्वल टू 0.6 into 5g and that is equals to 30 न्यूटन। और ये 30 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, तो इसके कारण एक्सेलरेशन 10 kg का हो रहा है इस बार। इसलिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना होगा ए मैक्स, वो m2 का नहीं निकालेंगे, m1 का निकालेंगे, क्योंकि m1 के ऊपर कोई फोर्स हम डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं और मैक्सिमम एक्सेलरेशन उसी ब्लॉक का निकालते हैं जिस पर हम डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे होते, जिसको फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन मिल रहा होता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है 30 डिवाइड बाई मास है 10, तो ये हो जाएगा 3। यानी कि 3 से ज्यादा एक्सेलरेशन 10 kg का ब्लॉक का हो ही नहीं सकता। और अगर 3 से ज्यादा एक्सेलरेशन की बात आएगी तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो हमारा एफ मैक्स है अभी भी फॉर्मूला वाइज लगभग सेम ही है, दैट इज m1 प्लस m2 इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ पर म्यू जी नहीं है। अगर तुम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करोगे तो ये हो जाएगा 3, और मैं सीधे डेटा लिख देता हूँ, फॉर्मूला बाद में लिखूंगा। तो ये डेटा है 10 प्लस 5 इंटू 3 45, और 2 डेटा हमने 45 उससे कम लिए हैं और 2 डेटा उससे ज्यादा लिए हैं। चलिए, कितने लोगों ने, सिर्फ 2 ही हैंड रेज हुआ है, तो चलो दोनों लोग से ले लेते हैं आंसर। मेरे को फर्स्ट रो का आंसर आधे आप बताओ, क्या है फर्स्ट रो का आंसर? सर 2 2 20 स्टैटिक। हमको थर्ड रो मल्हार आप बताओ, थर्ड रो। सर मेरा वो गलत है, मैं वापस करता हूँ। ओके, चलिए एक बार और मौका देते हैं, 1-2 मिनट और। चलिए श्रावणी आप बताएं थर्ड रो। सर वो फ्रिक्शन के वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं किए है। ओके, काफी आप बताएं थर्ड रो। कनक आपने भी हैंड रेज किया था ना? सर वो गलती से हो गया। ओके ठीक है, आप बताओ। सर 3 ओके 6 ओके, 30 फ्रिक्शनल फोर्स कितना? 30 30, और नेचर? काइनेटिक। गुड। सेकंड रो कौन बताएगा? चलो चैतन्य आप बताओ सेकंड रो। सर 3 मीटर पर सेकेंड से ओके 3 ओके 30 ओके, लिमिटिंग। गुड गुड। लास्ट वन कौन बताएगा? श्रावणी अब बताओगे? सर 3 ओके 12 ओके, 30 कितना? 30 ओके और काइनेटिक। गुड। मुझे अच्छा लगा कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग टाइमिंग पर अपने आंसर्स दिए, और ये सारे आंसर अभी तक जो भी दिख रहा है मुझे वो करेक्ट दिख रहा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर हमने एफ मैक्स को कैलकुलेट कर लिया ढंग से तो ये पूरा का पूरा पहले ही सॉल्व हो जाता है। 2 क्वेश्चन को और 2 रो को 3 रो कायदे से तीसरा टेबल थे। तीसरा टेबल फिल करने के बाद जो लोग ने किया इस क्वेश्चन को, उनको बहुत अच्छे से इस बात को समझ में आ गया होगा कि अगर हम एफ मैक्स पर अपना पकड़ बना ले तो सारा काम आसान है। एफ मैक्स के फॉर्मूले को याद करना है
और जो फॉर्मूला हमने पिछली बार लिखा था लाइक m1 प्लस m2 इंटू म्यू जी, ये फॉर्मूला नहीं याद करना है। दोनों सिनेरियो में फॉर्मूला में थोड़े थोड़े फर्क आएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना कि जो फॉर्मूला पिछली बार था एग्जैक्टली वही वही फॉर्मूला याद कर ले रहे हैं, वो गड़बड़ होगा। कॉन्सेप्ट अपने को समझना है कि एफ मैक्स आता कैसे है। एफ मैक्स आता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन से। मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका निकालना होता है? जिस बॉडी पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं। कौन से बॉडी पर डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा रहे हैं? तो जो भी बॉडी होगा, चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, इट डजंट मैटर, जो बॉडी होगा उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है वो लगाएंगे और उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, और जो एक्सेलरेशन आएगा उसको टोटल मास से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। और एक बार अगर एफ मैक्स आ चुका तब तो डिसीजन बनाना बहुत आसान है। हाँ, एक मिस्टेक और बच्चे करते हैं जब हम ऊपर के ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, जैसे मैं यहां पर अब उसको जनरलाइज कर रहा हूं, डेटा के साथ लिख रहा हूं, सॉरी फॉर्मूला की तरह लिख रहा हूं। m1 m2 में चेंज नहीं कर रहा, m1 अभी भी नीचे वाला है, m2 अभी भी ऊपर वाला है, अप्लाइड फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक का है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन हम m1 का निकालेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन में कहीं कोई चेंज नहीं आता, ये म्यू टाइम्स m2g ही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां पर जो नॉर्मल लग रहा है इसी के कारण लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। यहां पर तो स्मूथ सरफेस, ये तो सरफेस स्मूथ है। म्यू टाइम्स m2g इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर वो m1 के ऊपर लगे जो कि एफबीडी में हमने दिखाया है तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स m2g अपॉन m1। अब यहीं पर ये जो चेंज आता है, पिछली बार m2 के ऊपर ही निकालना था इसलिए m2 कैंसिल आउट होके ये म्यू जी हो गया था, बट इस बार ये नहीं होगा। तो फॉर्मूले में हमको ध्यान ज्यादा नहीं देना है, मैं तो एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बट ये फॉर्मूला लिखने का सिर्फ मतलब ये है कि तुम इसको समझो। डेटा याद करने से ज्यादा अच्छा है समझना। तो म्यू m2 जो फोर्स है, m1 मास है, यही एक्सेलरेशन हो गया। और अब से पूछा जाए एफ मैक्स क्या होगा, तो एफ मैक्स क्या होता है? m1 प्लस m2 इंटू एम एक्स, m1 इंटू m2 जो भी है वो मल्टीप्लाई कर दो। अब कहोगे इतना बड़ा फोर्स, अरे कुछ भी नहीं है, वही है। अब फिर से दो कॉलम बनेंगे, एक हो जाएगा एफ लेस और इक्वल देन एफ मैक्स, एक हो जाएगा एफ ग्रेटर देन एफ मैक्स। सिनेरियो वही है, दोनों साथ मूव करेंगे। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बट फ्रिक्शनल फोर्स को थोड़ा सा केयरफुली कैलकुलेट करना है। अब हम देखें जो एफबीटी हमने दिखाया है उसमें अगर तुम m2 का एक्सेलरेशन जैसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते थे उसको नहीं कैलकुलेट करेंगे इस बार, क्योंकि m2 के ऊपर फोर्स भी लग रहा है, अप्लाइड फोर्स भी उसी के ऊपर लग रहा है। लेकिन m1 का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन दे रहा है, इसलिए इस बार f का वैल्यू m1 a1 करेंगे, ना कि m2 a2, m1 a1। और ये स्टैटिक नेचर का होगा, ये सिंपल समझ में आना चाहिए। और f ग्रेटर देन f मैक्स हो गया तो पहला डेटा तो f का ही होगा, that will be equals to mu times m2g kinetic। दूसरा m1 अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन ले चुका है तो m1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा mu m2g डिवाइड बाई m1 जो हमने निकाल के बैठे हैं। अब बात आ गया तीसरा कि ऊपर वाले ब्लॉक जिस पर डायरेक्टली फोर्स लगा रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जैसे पिछली बार m1 का निकालते थे इस बार m2 का निकालना पड़ेगा, f माइनस एफ अपॉन m2, f माइनस एफ अपॉन m2, f माइनस म्यू टाइम्स m2g अपॉन m2। तो ये समरी है। अगर हमने चीजों को समझा है तो हम अपने आप ये समरी बना सकते हैं। हमने इसलिए ये समरी दिया है, कायदे से मैं नहीं देता, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मान लो तुम अभी मैंने 2-3 डेटा दिया है, तुम लोगों ने प्रैक्टिस करा, अगर तुम लोग और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऐसे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन 2-4 मिलेंगे, वो भी एक एक क्वेश्चन मिलेगा।
ऐसे पूरा 15-15, 16-16 क्वेश्चन एक साथ जो हम लोग कर रहे हैं वो ऐसा नहीं मिलेगा। तो तुम अपने मन से क्वेश्चन बना लो, फॉर्मूले तुम्हारे सामने है। जब तुम टेबल फिल कर लो तो फॉर्मूले से चेक कर लो कि तुम लोग ने जो किया है वो सही किया है कि नहीं। कोई बताने वाला तो होना चाहिए कि हाँ भाई हमने किया जो सही किया है, तब तुम फॉर्मूले से जा सकते हो। लेकिन अगर डेटा आ गया तो तुम सीधे सीधे, जैसे बच्चों ने ये बिना फॉर्मूला दिए कैलकुलेशन किया, इसमें कहीं कोई फॉर्मूला उन्होंने नहीं दिया था, तो ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ। तो वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करनी है। अगर चेक करना हो कि भाई हमने किया है सही है गलत किया है, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला भी है, एक तरीके से देखा जाए फॉर्मूले से भी काम कर सकते हो। यही दो सिनेरियो है जो जनरली मेडिकल में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और सिनेरियो है ही नहीं, है। ये नीचे वाला जो सरफेस है स्मूथ की जगह रफ हो सकता है, ऐसा भी सिनेरियो बनेगा। लेकिन उस चीज को समझने के लिए ये वाला जो चीज है ये बहुत अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। इसमें अगर कहीं कोई हेजिटेशन, डाउट कुछ भी रहा तो वो सिनेरियो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो तो खैर मुश्किल पहले से ही है, लेकिन इसको नहीं समझ के अगर उसको करने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं आज 2 ब्लॉक सिस्टम पर ही तुम लोग को छोड़ता हूं। अपने मन से कोई भी डेटा लो, नहीं तो पूरे मॉड्यूल का जो हमने क्वेश्चन बैंक दिया है, जहां जहां 2 ब्लॉक सिस्टम है, नीचे सरफेस स्मूथ है, उस क्वेश्चन को 1 अटेम्प्ट में अगर नहीं सॉल्व हुआ तो फिर कहो कि सर क्यों नहीं हो रहा। 1 अटेम्प्ट में सॉल्व होगा, बिल्कुल सही सॉल्व होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अंडरस्टैंडिंग तुम लोग की अच्छी, मुझे आज क्लास का रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव लगा। पहली बार इतने बच्चों ने प्रॉब्लम्स पर इतना हैंडल्स किया। एक आध बच्चों के आंसर गलत हुए, कोई उससे दिक्कत नहीं, गलत होना इट्स ओके, बट पार्टिसिपेट करना आंसर के लिए दैट इज वेरी वेरी गुड। तो रिमेनिंग बच्चों से मैं कहूंगा कि क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़ाइए अपना। 6 महीने को हो गए और अब अगर पार्टिसिपेशन नहीं रखोगे, सिंपल सी बात सुन लो, अगर अब तुम लोग का पार्टिसिपेशन आंसर में नहीं हो रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम लोग पिछड़ रहे हो। और टीचर एक लिमिट से ज्यादा कोशिश नहीं कर सकता। तुम चाहते ही नहीं हो आगे आना, तो तुमको कोई कितनी बार आगे पुल करेगा। अब तो तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं, मेरे को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि मेरे को आंसर करना है, गलत ही सही, जितना हम समझे उतने पर ही सही, लेकिन हमको आंसर बिना किए रहना नहीं। ये सब सोच के अगर काम करोगे तो डेफिनेटली इतने बच्चों ने आज आंसर कर दिया, ये मामूली बात नहीं है। 8-8, 10-10 बच्चों ने इतनी जल्दी जल्दी हैंडल्स किए, तो इसका मतलब कि उन्होंने किया है कुछ काम। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट बढ़ाइए, कोशिश कीजिए, कुछ न कुछ तो होएगा ही, और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे मैंने कहा, सितंबर से लेके अगले साल का अगस्त तक का समय एकदम सबसे क्रूशियल है, और ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इस एक साल में अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा मेहनत करने का टाइम होता है। मुझे नहीं पता तुमने कब कितनी मेहनत की है, लेकिन तुमको बहुत अच्छे से पता है कि तुमने कब कितनी मेहनत की है। उससे भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत अब आ गई। और ये एग्जाम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कि कल एग्जाम है तो आज करनी है, ये हर दिन करनी है। और यही सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट है कि हर दिन उतना मेहनत करना, ये सबके बस का है नहीं। 7 दिन में 7 दिन उतना मेहनत सब लोग नहीं कर सकते। कोई 2 दिन कर सकता है, कोई 3 दिन कर सकता है, कोई 4 दिन कर सकता है, लेकिन जो बच्चे 7 दिन करते हैं उन्हीं का रैंक, उन्हीं का सिलेक्शन कंफर्म होता है। तो अब देखना है कि तुम कितने दिन तक वो मेहनत, वो सब ने कभी ना कभी किया है। किसी ने 10th के एग्जाम के टाइम किया होता है, किसी ने 9th के एग्जाम के टाइम, किसी ने 7th के एग्जाम के टाइम, कभी न किसी ने। जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम तुमने कभी किया है पढ़ाई में, उतना ही काम, बल्कि उससे ज्यादा काम 1 साल तक अब करने का जरूरत है, नॉन स्टॉप। और यही 1 साल मेहनत कर लोगे तो अगले के 50 साल बिल्कुल स्मूथ होने वाले हैं। और नहीं तो फिर इतनी ठोकरें हैं, कहने का नहीं है, फिर बताने का जरूरत नहीं कि उसके बाद क्या क्या दिक्कत है। इसलिए 1 साल का मेहनत अच्छा है 50 साल के ठोकर से। तो पूरे इच्छा शक्ति से काम करो और लग जाओ। जो लोग अभी अपने पार्शली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हो, नहीं भी पढ़ रहे, ये सब नाटक अब बंद करना पड़ेगा। पूरे तन मन से अब
अंदर घुसना पड़ेगा पढ़ाई में, अभी जाके चीजें इंप्रूव होगी। फर्स्ट एआईटीएस का स्कोर तुम लोग ने बताया नहीं, आ गया क्या फर्स्ट एआईटीएस का स्कोर? हाँ सर, आ गया। फर्स्ट एआईटीएस का स्कोर अपडेट कीजिए आप लोग, उसी उसी फॉर्म में जिसमें हमारा फोर्टनाइटली टेस्ट का स्कोर अपडेट होता है, उसी में एआईटीएस का भी स्कोर अपडेट करने का ऑप्शन है। एआईटीएस सेलेक्ट कर लेना, टेस्ट नंबर, टेस्ट टाइप में एआईटीएस सेलेक्ट कर लोगे और उसमें आज के आज तो अपडेट करो तो सारे स्कोर में देखो, एक बार देखो मैं क्या हुआ है एआईटीएस में, क्योंकि एकदम दिमाग से ही उतर गया था। 20 तारीख को ही टेस्ट हुआ, तब तक रिजल्ट तो आ ही गया होगा, 15 दिन हो गए। चलो अपडेट कीजिए सब लोग, आज अपडेट कीजिए एआईटीएस का स्कोर, अपडेट हो योर एआईटीएस स्कोर। Thank you.